आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। यहाँ पर हम मुग़ल एम्पायर के विषय में बात करेंगे। तो वो मुग़ल एम्पायर के विषय में बात करने से पहले ये टाइमलाइन थोड़ा देख लेते हैं। देखो, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। कौन सा बैटल है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहता है सत्ता में। फिर हुमायूं रहता है 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर 1540 से 1555 तक शेरशाह रहता है। ठीक है, यहाँ पर और हुमायूं नहीं रहता। फिर 1555 शेरशाह के बाद फिर से हुमायूं आता है। उसके बाद फिर अकबर आता है 1556 से लेकर 1605 तक। फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है। उसके बाद भी जो भी छोटे बड़े उसके बेटा और भी जो भी रूलर आते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। तो इसीलिए माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था औरंगजेब। ठीक है, तो बिना कुछ समय गवाते हुए चलो पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग देखो, बाबर एंड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। In the province of Fargana in the year 1494, when I was 12 years old, I became the king. These are the first lines of Baburnama, the memoirs of the Mughal Emperor Babur, a descendant of Taimur. तो बाबर वास्तव में तैमूर का ही वंश से आता था, उसका ही डिसेंडेंट था। ठीक है, तो 1494 को क्या हुआ था ना, यानी 1494 को फरगना नामक जो प्रोविंस था, जो प्रांत था, वो उस प्रांत का राजा बन गया था। और तब उसका शारीरिक आयु 12 साल का था। ये सब हमें बाबरनामा की किताब से सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखो, इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज किंगडम। यहाँ पर राणा संगा नहीं होगा, आलम खान एंड दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। मतलब जैसे हम पढ़े हैं कि कैसे सुल्तानेट काल में जो 5 तो डायनेस्टी आया, उसमें से सबसे लास्ट वाला जो डायनेस्टी था वो था लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी। तो वो इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, तो उसने अपने सत्ता को, अपने सुल्तानेट का विस्तार करने के लिए बहुत सारे पदक्षेप उठाया, बहुत सारे स्टेप लिया। और जब वो ऐसा कर रहा था, यानी एक्सपेंशन का नीति अपना रहा था, तब आलम खान जो सुल्तान का अंकल था और दौलत खान लोदी जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया ना, इन दोनों ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया भारत आने के लिए, भारत पर आक्रमण करे। तो बाबर ने ये किया था आक्रमण, और इसी आक्रमण का नाम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और यहीं से जब इब्राहिम लोदी का अंत हो जाता है, तब से मुगल एरा आरंभ होता है, यानी 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, दे थॉट दैट बाबर वुड इन्वेड एंड देन लीव इंडिया विथ हिज लूट, बट बाबर हैज लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब जो ट्विस्ट इसमें आता है वो ये देखो कि ये दौलत खान लोदी और आलम खान ये दोनों सोच रहे थे कि वो बाबर भारत में आकर सिर्फ आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी को उसके सत्ता से निकाल फेंकेगा। वो लोदी डायनेस्टी को मिटाकर वो जो बाबर है वो यहाँ से चला जाएगा बिना कोई लूटपाट करे। परंतु बाबर ने क्या किया, उसका
दूरदृष्टि था, लॉन्ग टर्म प्लान था। वो जो प्लान लेकर भारत में आया था वो सिर्फ आक्रमण करने नहीं आया था या फिर आक्रमण करके लूटपाट करके यहाँ से चले जाने के लिए नहीं आया था, जैसे हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनबी ने किया था। इसने कुछ घोड़ी के जैसा कार्य किया। क्या? इब्राहिम लोदी को तो परास्त किया, लोदी डायनेस्टी को मिटाया, परंतु उसके साथ ही साथ वो भारत में भी अपना साम्राज्य गढ़ना चाहा, यहीं पर अपना डेरा बनाना चाहा, यहीं पर अपना शासन लाना चाहा, और यहीं से मुगल एरा या फिर मुगल का शासन आरंभ होता है। और ये देखकर दौलत खान लोदी और आलम खान चिंतित हो जाते हैं, उनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। In April 1526, Ibrahim Lodi's huge but ill-disciplined army met Babur's small but well-trained army at Panipat. Ibrahim's army was defeated at the first battle of Panipat. तो यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में कहा गया है। पानीपत का युद्ध अप्रैल महीना 1526 को पानीपत पे लड़ा गया था। तो इसमें इब्राहिम लोदी का जो सेना था बहुत ही विशालकाय सेना था, परंतु ऑर्गेनाइज नहीं था, व्यवस्थित नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। वहीं पर जो बाबर का सेना था वो छोटा था उसके कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ही कुशल, वेल ट्रेन, दक्षता धारण करते हुए आगे आया था पानीपत युद्ध को लड़ने के लिए। तो क्योंकि ना ये सेना कुशल था, बहुत स्किलफुल था, हाँ मात्रा में कम था, परंतु परिणाम ये हुआ कि ये लोग हारने की बजाय युद्ध को जीत लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। बाबर का सेना दल क्वालिटी सेना दल था, लेकिन लोदी का क्वांटिटी में ज़्यादा था लेकिन क्वालिटी वैसा नहीं था, इल डिसिप्लिन था, ऑर्गेनाइज नहीं था। तो फाइनली पहला जो युद्ध होता है पानीपत में, उसका परिणाम जाता है किसके हाथों में? जाता है बाबर के हाथों में। बाबर सुखी होता है, खुशी होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी दुखी। तो लोदी डायनेस्टी का अंत हो जाता है और यहीं से मुगल एरा का आरंभ होता है। तो पहले पानीपत युद्ध का जो विजेता है वो है बाबर, ना कि इब्राहिम लोदी। उसके बाद देखो क्या लिखा गया। आफ्टर कैप्चरिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बाबर हैड टू डील विद टू पावरफुल एनिमीज, राणा संगा, द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल नुसरत शाह। तो जब उसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया, किसने जमा लिया? बाबर ने। वहाँ पर सत्ता हासिल कर लिया, तो उसके बाद उसको और भी दो सशक्त शत्रुओं का सामना करना पड़ा। दो और अधिक अत्यधिक मात्रा में शक्तिशाली साम्राज्य थे, शक्तिशाली डायनेस्टी से। उनमें से एक था राणा संगा नामक राजा, जो मेवाड़ का राजपूत राजा था, और दूसरा है बंगाल का अफगान चीफ नुसरत शाह। तो इन दोनों से उसका भिड़ंत हो जाता है, उसका युद्ध
हो जाता है। ये दोनों उसके लिए महाशत्रु हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ही इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफीट ऑन द राजपूत इन द बैटल ऑफ खनुआ in 1527. Thereafter, Babur defeated the Afghans in Battle of Ghagra in 1528. Thus, he quickly established his power from Delhi, Agra to Bihar. अब देखो क्या होता है ना, वो एक बहुत ही शर्मनाक क्षतिग्रस्त हार थमा देता है राजपूत के हाथों। जो खनुआ में लड़ा जाता है, और इस खनुआ युद्ध को बैटल ऑफ खनुआ के नाम से जानते हैं, जो 1527 को लड़ा गया था। ठीक उसी प्रकार अफगानों को भी हरा देता है, क्योंकि ना जो बंगाल का अफगान चीफ था, यानी नुसरत शाह से उसका महाशत्रुता का रिश्ता था। तो बैटल ऑफ घाघरा के द्वारा जो 1528 को लड़ा जाता है, वो अफगान्स को भी हरा देता है। और इसी तरह वो दिल्ली और आगरा से लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक कर लेता है। तो देखो कैसे इसका साम्राज्य का विस्तार हो चला, और कैसे एक अफगान का शासक आकर भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगा, एक महान शासक होने लगा। हाँ, अब वो क्रूर था, गलत था, वो सब बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पर ये जो कार्य है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। देखो, आलम खान और दौलत खान लोदी ने उसको न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आओ और ये इब्राहिम लोदी को उसके सत्ता से हटाओ। तो बाबर ने आया, उसको पराजित किया, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, जो 1526 को लड़ा गया। फिर पराजित करते हुए अपना साम्राज्य गढ़ना चाहा इस भारतवर्ष में। और जो आलम खान था तथा जो दौलत खान लोदी था, उसने सिर्फ इसके लिए न्योता दिया था बाबर को कि तुम आकर भारत पर आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को उसके सत्ता से हटाओ। परंतु बाबर का कुछ और ही प्लान था, कुछ और ही मानसिकता थी। बहुत बड़ा सोच रखता था, बहुत दीर्घ सोच रखता था, दूरगामी सोच रखता था, लॉन्ग टर्म प्लान था उसका। वो आया, इब्राहिम लोदी को सत्ता से उठाया और स्वयं आकर दिल्ली में बैठ गया और मुगल एम्पायर का सृष्टि करने लगा। ये हुआ 1526 में। और इसको देखकर जिसने इसको न्योता दिया था, किसने? इब्राहिम लोदी का अंकल आलम खान, और उस समय मौजूदा गवर्नर जो था पंजाब का, दौलत खान लोदी। ये दोनों चिंतित हो गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गया था। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी से तो छुटकारा पा सके, लेकिन छुटकारा पाने के साथ साथ ये और एक बड़ी समस्या आ गई थी। वो इससे भी छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है ना। एक गया तो दूसरा आ गया। वो चाहते थे कि उनके लिए रास्ता पूरा खाली हो जाए, लेकिन रास्ता खाली नहीं हुआ, अपितु पहले वो जिससे छुटकारा पाना चाहते थे, अब उससे छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब उससे भी ज्यादा कठिनाई बढ़ गई, उससे भी ज्यादा सशक्त शासक आकर बैठ गया दिल्ली पर। तो यहां तक हुआ 1526 की बात। फिर धीरे 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 जब वो विस्तार करने लगा, या फिर कहो जब वो दिल्ली पर आसन होकर बैठा, तब उसकी नीतियों से, उसके प्लान से, उसके कार्य से उस समय के जो मेवाड़ के राजपूत राजा थे, राणा संगा,
इससे खुशी नहीं थे, या फिर यूँ कहो कि मेवाड़ के राजपूत एक राजा थे जिनका नाम है राजा राणा संगा, और एक अफगान चीफ था जिसका नाम है नुसरत शाह जो बंगाल में था। इन दोनों से इसकी शत्रुता हो जाती है। तब फिर इनका मिलन दो युद्ध में होता है। एक युद्ध जो 1527 को लड़ा जाता है खनुआ में, जिसको बैटल ऑफ खनुआ कहा जाता है, और जिसमें राजपूत हार जाते हैं। ठीक उसी तरह 1528 को जो घाघरा में लड़ा जाता है एक युद्ध जिसको बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है, उसमें बाबर अफगानों को हाथ थमा देता है। तो इस तरह उसने दिल्ली आगरा से लेकर बिहार तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। अब देखो क्या लिखा है बाबर के मृत्यु के विषय में। डेथ ऑफ बाबर। Babur laid the foundation of a vast and powerful Mughal empire and developed techniques of warfare. However, he did not live long. तो बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडेशन, नींव, आधारभूत रखा था। उसी ने ही युद्ध कला का डेवलप टेक्निक तैयार किया था, परंतु ये सब तो हुआ, जो दुख की विषय था वो ये था कि उसने ये सब करने के बावजूद भी लंबा समय तक जी नहीं सका। In 1530 he fell ill and passed away at the age of only 48. तो 1530 को उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो 48 के उम्र में कोई संसार से चला जाता है। फिर हुमायूं आता है। हुमायूं द एल्डेस्ट एमंग बाबर्स 4 सन वाज प्रोक्लेम हिज सक्सेसर। तो बाबर के 4 बेटे में से जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं, और वही सत्ता का कमाल संभालता है, वही अगला शासक बनता है। He promised to his dying father that Kamran, Askari and Hindal, the other 3 sons of Babur, would be treated kindly. तो उसने अपने पिता से ये प्रॉमिस किया, ये आश्वासना दी कि जो कमरन है, जो अस्करी है और जो हिंडल है, यानी उसके बाकी जो 3 भाई का अच्छे तरह से पोलाइटली देख रेख किया जाएगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, किसी को भी तुच्छ नहीं समझा जाएगा, सबके साथ काइंड व्यवहार रखा जाएगा। अब देखो हुमायूं के विषय में पढ़ते हैं। हुमायूं, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1530 से लेकर 1540। फिर बीच में 15 साल शेरशाह रूल करता है। फिर उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं 1 साल रूल करता है। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर एज द पातशाह एम्परर। देखो यहाँ पर पातशाह नहीं होगा, यहाँ पर बादशाह होगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हुमायूं जो था ना, वो अपने पिता बाबर के बाद सत्ता पे आता है और बनता है दिल्ली का बादशाह। हुमायूं फॉट विथ शेर शाह सूरी, द अफगान रूलर ऑफ बिहार, एंड बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात। तो वो उस समय का एक अफगान रूलर था जो बिहार में रूल करता था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। उससे लड़ाई करता है, तथा बहादुर शाह भी एक अफगान रूलर था जो गुजरात से अपना मोर्चा संभालता था।
उससे भी उसका युद्ध होता है। इन 1532 हुमायूं डिफीटेड शेर शाह एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनर। तो 1532 को हुमायूं शेरशाह को हरा देता है और जो चुनर का किला है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। In 1534 he attacked Bahadur Shah and captured Gujarat and Malwa. He however failed to consolidate these newly acquired regions. तो उसी तरह 1534 में वो बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और गुजरात और मालवा का जो इलाका है ना उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपने साम्राज्य में ले लेता है, अपने बस में ले लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन वो इन सब को संभालने में, इन सब का देख रेख करने में, यानी इनका कंसोलिडेशन करने में थोड़ी चूक हो जाती है। He duly supervised the recruitment of soldiers, maintained their descriptive roles and revived the practice of branding horses डगा। तो वो भली भांति सोल्डर्स का रिक्रूटमेंट को देखता था, उसको सुपरवाइज करता था और किसको क्या करना है, किसका क्या रोल है, कैसा किसका आचरण व्यवहार होना चाहिए उसको भी भली भांति देखता था। सबका डिस्क्रिप्टिव रोल अच्छी तरह से मेंटेन करता था और जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस था, वो जो प्रैक्टिस था उसको पुनः पुनर्जीवित किया, जिसे डग कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, शेरशाह ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया। तो शेरशाह ने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको रुपया कहते हैं। चौथा पॉइंट देखो, विद अ व्यू टू कनेक्टिंग इंपोर्टेंट टाउन्स इन द किंगडम, शेरशाह बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंट रोड such as the Grand Trunk Road which connected Agra, Multan, Sonargaon in Bengal, now Bangladesh। जैसे तुम जानते हो कि अगर यातायात का अभाव हो और अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी फैसिलिटी ना हो, रोड अच्छा ना हो, फिर जो व्हीकल की फैसिलिटी है वो भी अच्छा ना हो, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पर जितने भी सवारी है उनके लिए दिक्कत बढ़ जाती है, समस्या अधिक हो जाती है तथा उस एरिया में कोई रहने भी नहीं लगेगा, वो वीरान पड़ने लगेगा। क्योंकि ना सब लोग जानते हैं अगर वो यहाँ पर रहने लगे तो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बहुत तकलीफ होगा, बहुत समस्या होगा। इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ से दूसरे स्थान पर जाए कैसे, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वो अपने साम्राज्य में ताकि जो इम्पोर्टेंट टाउन है उससे कनेक्ट कर सके, इसीलिए वो एक्सीलेंट रोड सिस्टम को लाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको निर्माण इसी ने ही कराया था, जो आगरा, मुल्तान और सोनारगांव को कनेक्ट करता है। सोनारगांव अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। हिज सक्सेसर शेरशाह डाइड इन अ गन पाउडर एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंझर फोर्ट इन बुंदेलखंड इन मई 1545। तो शेरशाह का मृत्यु कैसे होता है? शेरशाह का मृत्यु गन पाउडर के एक्सप्लोजन से होता है। जब कालिंझर नामक किले का सीज किया जा रहा था, यानी उसको कैप्चर किया जा रहा था, जो अभी बुंदेलखंड में स्थित है। और ये कब हो रहा था? न मई का महीना था और साल था 1545। उसके बाद कोई ना कोई तो सक्सेसर आया होगा ना, कौन आया है उसको देखो।
पढ़ने से ही पता चलेगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह। तो उसका बेटा इस्लाम शाह सत्ता का कमान अपने हाथ में लेता है। फॉलोइंग हिज डेथ इन 1553 हिज यंग सन फिरोज came to the Sur throne but soon fell to an assassination plot hatched by his own maternal uncle who ascended the throne as Muhammad Shah Adil। तो इस्लाम शाह नेक्स्ट सक्सेसर होता है, फिर उसका भी मृत्यु हो जाता है 1553 को। फिर उसका जो यंग सन रहता है फिरोज, वो थ्रोन पर आता है, परंतु एक कुचक्र का, एक षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है ये फिरोज। और ये कुचक्र रचा जाता है उसके मैटरनल अंकल जो था, उसका नाम था मोहम्मद शाह आदिल। इसी कुचक्र से फिरोज का मृत्यु हो जाता है और मोहम्मद शाह आदिल दिल्ली के सत्ता पर आकर राज करने लगते हैं शासक के रूप पर। फिर उसके बाद ही वॉज फॉलोड बाई इब्राहिम शाह सूरी एंड सिकंदर शाह सूरी इन क्विक सक्सेशन। फिर मोहम्मद शाह आदिल के बाद तुरंत ही कुछ ही समय काल या फिर कुछ ही समय में हम देखते हैं और दो शासक आ जाते हैं एक के बाद एक, जैसे इब्राहिम शाह सूरी और फिर सिकंदर शाह सूरी। इट लेड टू द प्रोसेस ऑफ डिजिंग्रेशन ऑफ भास्ट सुर एम्पायर। तो यही सब चीज़ें कारण बनता है सुर साम्राज्य के डाउनफॉल का या फिर उनका अस्तित्व मिटने का। यही सब मुख्य कारण था, क्योंकि ना कोई सशक्त, स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट रूलर नहीं आ सका, तथा एक के बाद एक बहुत ही कम समय के लिए शासक आते गए। कभी किसी का कुचक्र के द्वारा हत्या हो जाता है, तो कभी कोई अगर टिका रहा तो वो भी बहुत दीर्घ काल तक टिका नहीं रहा, कुछ समय तक टिका रहा, फिर उसका मृत्यु हो जाता है। फिर हम देखते हैं बहुत ही छोटे काल के अंतराल में ऐसे शासक बदलते जाते हैं। तो इन सब कारणों को देखते हुए या फिर इन सब कारणों के कारण जो सूर साम्राज्य था उसका अस्तित्व बरकरार नहीं रह पाया, सशक्त नहीं रह पाया। तो धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिटने लगा, इसका डाउनफॉल होने लगा और सूर साम्राज्य, सूर एम्पायर समय के साथ साथ थम नहीं गया, बल्कि ये कहो कि बिल्कुल मिट गया। तो यहीं से फिर मुगल रूल का रिवाइवल होता है। ये कहो यहीं से फिर से मुगल रूल का पुनर्जन्म होता है, जो 1540 को हुमायूं ने हार गया था। उस अस्तित्व को पुनर्जीवन देने के लिए 1555 को हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को परास्त किया और फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया, आगरा पर अपना अधिकार जमाया, and thus re-established the Mughal rule after an interval of 15 years। तो 15 साल के लंबी प्रतीक्षा के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली और आगरा पर मुगल रूल अस्तित्व में लाता है, सिकंदर शाह सूरी को परास्त करके। He did not live long enough to recover the whole of the lost empire. He died as a result of fatal fall from the stairs of his library in शेर मंडल in Delhi। लेकिन यहीं पर जो दुखद घटना घट जाती है वो ये कि उस शेर मंडल में स्थित जो लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से
गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी यूं कहे कि वो ज़्यादा समय तक और जीवित नहीं रह पाया, कि जो एरिया उसने खोया था, जो जो भी प्रांत उसने 15 साल पहले अपने हाथ से खोया था, अपने साम्राज्य को खोया था, उसको पुनः रिकवर कर सके। मुगल रूल को तो फिर से पुनः जीवित कर दिया, परंतु जितना भी एरिया उसने खोया था, जो जो भी प्रांत उसने आप स्वयं के कंट्रोल से दूसरों के कंट्रोल को गया था, उसको रिकवर नहीं कर पाया। फिर देखो, हुमायूं सन अकबर वॉज क्राउन्ड एम्परर एट द एज ऑफ 13। तो उसके बाद आता है अकबर सत्ता में। जब उसका 13 साल हुआ था तभी वो मुगल का शासन अपने हाथ में लेता है और बनता है मुगल एम्पायर का बादशाह। एंड बैरम खान, ए ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ हुमायूं, बिकेम हिज रीजेंट। तो बैरम खान जो था हुमायूं का एक बहुत ही विश्वसनीय ऑफिसर था। तो इसी विश्वसनीय ऑफिसर अकबर के कार्यकालीन दौरान राज्य के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने लगा। यानी यूं कहो कि अकबर के बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था वो था बैरम खान। हेमू, द जनरल ऑफ मुहम्मद आदिल शाह ऑफ Sood dynasty had captured Agra after Humayun's death and was marching towards Delhi. हेमू जो मोहम्मद आदिल शाह का जनरल हुआ करता था, मोहम्मद आदिल शाह यानी सूद डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। तो इस हेमू ने क्या किया था, उसने आगरा को कैप्चर कर लिया। कब? ना हुमायूं के मृत्यु के बाद, और फिर धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा था, उस ओर अग्रसर हो रहा था। फिर क्या होता है देखो, बैरम खान रोज टू द ओकेजन एंड लेड द मुगल आर्मी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू। तो यहाँ पर बैरम खान मुगल सेना लेकर द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ता है हेमू के खिलाफ। पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 को, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया और मुगल रूल को भारत में स्थापित किया। दूसरा पानीपत युद्ध लड़ा गया बैरम खान और हेमू के बीच। द मुगल आर्मी emerged victorious and recaptured आगरा। तो इसका परिणाम यह निकलता है कि जो मुगल सेना है वो जीत जाती है और फिर से आगरा को अपने बस में ले लेता है, फिर से आगरा पर अपना विजय पताका फैलाता है। यानी आगरा उनके अंदर आ जाता है जो उनसे छीन गया था, और यहीं से हेमू भी समाप्त हो जाता है।